Hey you guys, welcome back to my channel और we were doing questions of chapter 6 and 7 from previous years। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, टू कॉइल्स 1 and 2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। Find the direction of induced current in coil 1 in each of the following situations, justifying your answers। कॉइल 2 इज़ मूविंग टूवर्ड्स कॉइल 1। ओके, पहला सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके लिए। यू विल रीड्रॉ द फिगर और यहाँ पे हम अगर देखें तो दिस इज़ कॉइल 1, दिस इज़ पहला ओके, दिस इज़ कॉइल 1 एंड दिस इज़ कॉइल 2। ओके, सो द सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि हम लोग इस वाली कॉइल को इस तरफ ऐसे मूव करा कर लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि बैटरी का टर्मिनल कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जो करंट के फ़्लो करने का डायरेक्शन होगा, इट विल बी लाइक दिस। करंट इस तरह से है एंड अगर इफ़ यू सी तो ये नंबर ऑफ़ टर्न्स ऐसे जा रहे हैं एंड देन उसके बाद फिर वापस से ये ऐसे जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रूल भी यूज़ करेंगे तो अपनी फिंगर्स को जब आप रखोगे ना करंट के डायरेक्शन में, तो यू विल सी कि यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है एंड योर थंब इज़ पॉइंटिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। कुछ इस तरह से थंब जो है ना ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। तो बाहर जाने वाली जो फील्ड होती है दैट इज़ नॉर्थ पोल की तरफ से, तो हम ये कहेंगे कि हमारा इधर वाला जो एंड है ना, दिस एंड विल बी नथिंग बट द नॉर्थ पोल। ठीक है, अब अगर ये नॉर्थ है तो जाहिर सी बात है ये साउथ है। तो इधर से जो फील्ड रहेगी, इधर से फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा और इधर से जो फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक रफ़ आइडिया दे दूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो पोल्स हैं या जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो कुछ ऐसी बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है तो कुछ इस तरह की ये सिचुएशन बन रही होगी लाइक दिस, ऐसा है ना। और जब आप इस कॉइल 2 को एक्चुअली इधर मूव करा के लेकर जा रहे होगे तो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो फिर इस कॉइल को भी कट करने लगेंगी, क्रॉस करने लगेंगी। तो उससे क्या होगा कि जब करंट जो है कॉइल 2 में फ़्लो करेगा ना, लेट्स कॉल इट I2। जब I2 फ़्लो करेगा ना तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी इन द कॉइल 2। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से क्या होगा, जो फर्स्ट वाला कॉइल है वहाँ पे फ्लक्स का चेंज होने लगेगा। और जब फ्लक्स का चेंज होगा तो फर्स्ट कॉइल में हमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिखाई देगा और अगर वो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बनेगा एंड दैट इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट कि जो इस बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली क्या करेगी या होने वाले चेंज इन फ्लक्स को बेसिकली क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर इधर साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, अगर इधर का फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो एट दिस पॉइंट ऑल्सो यहाँ पे भी फील्ड ऐसा बनना चाहिए जो कि इसको एकदम एग्जैक्टली अपोज करे, रिपेल करे। और अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाते हैं तो जाहिर सी बात है मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जो फील्ड है इस पॉइंट पे ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर थंब आपका ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है तो फिंगर्स अगर आप देखोगे तो फिंगर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो बाहर की तरफ आने वाला जो करंट है वो फिर कुछ ऐसा होगा एंड इट विल फ्लो लाइक दिस। फिर कुछ इस तरह से जो है इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है हमें देखने को मिलेगा लाइक दिस। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट वाला कॉइल है ना, फर्स्ट वाले कॉइल में जो करंट है इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। यू कैन राइट इट लाइक दिस कि करंट जो है वो P से O की तरफ जो है वो फ्लो करेगा थ्रू द कॉइल और यू कैन से O to P फ्लो करेगा थ्रू R1, कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में देखना है तो करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस। इस तरह से ही तो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वी कैन ईजिली से कि हाँ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में बोला है कॉइल 2 इज़ मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल 1। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगैन दिस इज़ माई कॉइल 2 एंड दिस इज़ माई कॉइल 1।
यहाँ पर अगर मैं बैटरी के टर्मिनल की बात करूँ वही रहेगा, और करंट का जो डायरेक्शन है फ़्लो करने का, दैट विल बी दिस ओनली। कुछ इसी तरह से करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है। तो इधर की पोलैरिटीज़ तो नहीं बदलेंगी। यहाँ पे पहले नॉर्थ पोल था, यहाँ पे अभी भी पहले नॉर्थ पोल ही रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पोलैरिटी को चेक करें बाय राइट हैंड रूल, तो करंट अगेन यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है। थंब इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, बाहर के डायरेक्शन में। तो बाहर वाला जो फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस तरफ जो पोल क्रिएट होगा दैट विल बी साउथ पोल। ठीक, ओके। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि कॉइल 2 इज़ मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल 1। तो ये जो कॉइल 2 है ना, इसको हम दूर लेकर जा रहे हैं। दूर लेकर जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही होंगी ये कुछ इस तरह से ऐसे ट्रैवल कर रही थी। तो पहले क्या हो रहा था, जब हम इसको पास लेकर जा रहे थे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको अच्छे से क्रॉस कर पा रही थी, कट कर पा रही थी। अब जैसे जैसे हम इसको दूर लेकर जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको दूर लेकर जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसको कट करना कम होता जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी चेंज इन फ्लक्स है ना phi1 या डेल्टा phi1 पहले वाले कॉइल में, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। और अगर वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वहाँ पे करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो इस डिक्रीमेंट को बेसिकली क्या करेगा, ऑपोज करेगा। मतलब एक ऐसा करंट इंड्यूस कराएगा कि ये जो दूर जाती हुई फील्ड है या ये जो वीक होता हुआ फ्लक्स है उसे वीक ना होने देना, और कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि यहाँ पे जो भी हमारा करंट बने वो इस दूर जाती हुई फील्ड को सपोर्ट करे। मतलब फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इस कॉइल के साथ कैसा ना होने पाए, कम ना होने पाए। तो फॉर दैट केस अगर हम यहाँ देखें तो वो सिचुएशन तभी हो सकती है जब हम यहाँ पर कौन सा पोल क्रिएट करें। अगर यहाँ साउथ है तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसको पास लाने के लिए यहाँ पे फील्ड ऐसा होना चाहिए जो बाहर की तरफ निकले, मतलब इसको अट्रैक्ट करे। इसको अट्रैक्ट करने के लिए मेरा जो फील्ड है या जो मेरा जो पोल है इधर, वो कैसा पोल क्रिएट हो जाना चाहिए, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाना चाहिए। और अगर मैं अपने फिंगर्स को रख के यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे निकलने वाला फील्ड बाहर की तरफ होगा। थंब को अगर आप ऐसे प्लेस करते हो तो आपके जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, और फिंगर्स अगर अंदर की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। इस तरह से कुछ लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो करंट के अगर मैं फ़्लो करने के डायरेक्शन की बात करती हूँ तो करंट का जो डायरेक्शन रहेगा फ़्लो करने का, दैट विल बी दिस। कुछ इस तरह का डायरेक्शन रहेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं करंट कैसे फ़्लो करेगा, करंट विल फ़्लो फ्रॉम P टू O, P टू O थ्रू R1, P टू O थ्रू R1, या फिर हम ये कह सकते हैं O टू P थ्रू द कॉइल, O टू P थ्रू कॉइल, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो है वो ये है, द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद कॉइल 2 इज़ इंक्रीज्ड कीपिंग बोथ द कॉइल्स स्टेशनरी। अगर आप दोनों ही कॉइल्स को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल 2 वाला जो रेजिस्टेंस है वो हम बढ़ा दें, तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, थर्ड वाला जो केस है यहाँ पे बात ये हो रही है कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया जाए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा तो जो करंट फ़्लो कर रहा होगा इन द सेकेंड कॉइल, मतलब इन दिस कॉइल, अगर रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ा दिया जाए तो I2 का वैल्यू विल डिक्रीज़, और अगर करंट का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा तो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज़। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगा तो इधर जो कॉइल 1 में जो फ्लक्स चेंज होता था ना, जो फ्लक्स में चेंज आता था, दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और अगर ये डिक्रीज़ होने लगा तो एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो इसको डिक्रीज़ नहीं होने देगा, जो इस चीज़ का ऑपोजिशन करेगा। और वो ऑपोजिशन कैसे कर सकता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को और सपोर्ट करे। मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ये एग्जैक्टली बी वाली सिचुएशन है। बी में बस हम कॉइल को मूव कराकर अवे लेकर जा रहे थे, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। बट दोनों का कॉइल 1 का सिचुएशन तो वही है ना कि वहाँ पे ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो उस मैग्नेटिक फील्ड को वीक नहीं होने देगा, जो इस फ्लक्स में चेंज को वीक नहीं होने देगा। तो यहाँ पे एक ऐसा करंट बनेगा जो इसको सपोर्ट करने वाला है। तो अगर यहाँ मेरा साउथ पोल होता था और यहाँ
मेरा नॉर्थ पोल होता था, तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ नॉर्थ पोल अगैन यहाँ बनेगा और यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो अगैन करंट का डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, बिल्कुल वैसा ही सेम करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप वही सेम चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। ओके चलो, आई जस्ट होप ये समझ में आया होगा। जस्ट इन केस नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, दैट इज़ स्टेट लेंज लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ दिस लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। देखो लेंज लॉ वो होता था जहाँ पर जो भी हमारा इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इट विल ऑलवेज ऑपोज द चेंज इन फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया उसका। और फिर दिस लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं ना अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब अगर किसी कॉइल के करीब हम कोई मैग्नेट को लेकर जाएं या हम मैग्नेट को दूर लेकर जाएं, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स क्रिएट होती हैं। पास लेकर जाओगे तो रिपल्शन बनेगा, दूर लेकर जाओगे तो अट्रैक्शन होगा। तो उस अट्रैक्शन और रिपल्शन के अगेंस्ट हम जो भी वर्क करते हैं, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और दैट इज़ वाई इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल। यू विल फाइंड दैट इन नोट्स, तो आप वहाँ से उसको ऐसे लिख सकते हो। बाकी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आप उसका जो कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द नोट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ a very good question. A square shaped loop of side L/2 is initially lying outside a region of uniform magnetic field vector B as is shown in the figure. The loop is moved towards right with a constant velocity vector v till it goes out of the region of the magnetic field. Okay, so the situation is this कि हमारे पास ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है, इसको हमने ऐसे ट्रैवल करा कर लेकर जा रहे हैं। तो पहले ये यहाँ आया होगा, फिर ये ऐसे अंदर एंटर करा होगा, फिर ये ऐसे आया होगा, फिर ये ऐसे बाहर निकल रहा होगा, और फिर फाइनली ये बाहर निकल गया इस तरह से। तो ये सारी सिचुएशन उन्होंने ऐसे समझाई है। ओके, ये जो इतना स्पेस है दिस इज़ एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो एल, और इसका जो साइड दे रखा है दैट इज़ L/2, एक स्क्वायर लूप है। नाउ what will be the directions of induced current when the loop enters the field and when it leaves the field? So the situation is कि as soon as the loop enters the field और as soon as the loop exits the field, उस टाइम पे induced current क्या बनेगी? देखो जब लूप अंदर रहेगा इसके, जब यहाँ ट्रैवल कर रहा होगा तो वहाँ पे देखो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट चेंजिंग। तो इसीलिए इस सिचुएशन में तो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट जो चेंज आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा वो ये, जैसे ही ये यहाँ पे एंटर करेगा और जैसे ही ये यहाँ पे एग्जिट करने लगेगा, क्योंकि फिर वो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर जाने लगेगा। तो हमें उन्हीं दो सिचुएशंस पे जो है वो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है। तो फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द फिगर। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने ये एंट्री का पॉइंट बना दिया है और ये एग्जिट का बना दिया है। ठीक है, ये मेरा एंट्री वाला पार्ट है एंड ये मेरा एग्जिट वाला पार्ट है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, जब वो एंट्री करेगा तो डायरेक्शन क्या निकल कर आएगी? लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल सिंपली ये कहता था कि योर फोर फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, एंड योर सेंट्रल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो अगर आप यहाँ पर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाइए आप मेरे साथ कि देखो स्क्रीन के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फिर उसके बाद थंब जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में पुट करो, और आपका जो सेंट्रल फिंगर है वहाँ पे बनने वाला जो करंट का डायरेक्शन है इट विल शो लाइक दिस। कुछ इस तरह से आपको करंट का डायरेक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर इस मोमेंट पे जब एंट्री ही कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल मैंने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगा कर निकाला हुआ है। देन अगर हम एग्ज़िट की बात करें, जब एग्ज़िट होगी तब क्या होगा? तो जैसे ही एग्ज़िट करने लगेगा अगैन इसका वो वाला पार्ट निकल गया, ये पार्ट रह गया, एग्ज़िट करने लगा। तो अगैन आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाएं, आप अपने फोर फिंगर को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लूप, एंड देन उसके बाद आपका ये जो भी है सेंट्रल फिंगर जो पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगा करंट का, और
कीपिंग इन माइंड कि तीनों जो फिंगर्स हैं दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी दैट डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, मतलब एग्जिट के टाइम पे जो डायरेक्शन हो जाएगी दैट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई जस्ट होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ये काम हम देखो लेंस लॉ से भी कर सकते हैं कि जैसे ही हम एंट्री कराएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ पर आएगी और फिर वहाँ पे फ्लक्स का जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है जो उसको अपोज करे, तो आप वही लेंस लॉ लगा कर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से कर दिया है टू मेक इट ईजियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड, एंड दैट इज़ क्वाइट अ लेंथी पार्ट। चलिए देखते हैं, ड्रॉ द प्लॉट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का जो भी लूप के साथ बनेगा टाइम टी के साथ वो किस तरह से चेंज होगा उसको हमें प्लॉट करके दिखाना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा कितना टाइम टी के साथ वेरी करेगा वो हमें दिखाना है, और हमें वो रेलेवेंट वैल्यूज़ जो भी हैं ई की, फाई की और टी की वो हमें ग्राफ पे दिखानी है, मतलब कि टाइम का वैल्यू क्या रहेगा, फाई का वैल्यू क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें ग्राफ पे करके दिखानी है। तो फॉर दैट के सबसे पहले तो हमें जो निकालना चाहिए वो है फ्लक्स, हम फिर उसके बाद हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहिए, एंड हर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये काम हम करेंगे। तो देखो इसके लिए ना मैंने कुछ 4 केसेस लिए हैं, 4 सिचुएशंस ली हैं, और वो 4 सिचुएशंस मैंने कुछ यूँ करके इस तरह से ऐसे बनाई हैं कि सबसे पहले तो मेरा जो लूप था वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और केस 1 में मेरा लूप ऐसे ट्रैवल करके यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक जा रहा है केस 1 में। केस 2 में मेरा लूप यहाँ पर एंटर कर गया है। ठीक है, केस 3 में लूप बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़िट करने ही वाला है, और केस 4 में जो लूप है वो एग्ज़िट कर चुका है। तो इस तरह से ये मैंने 4 केसेस में डिवाइड कर रखा है। मैं हर एक केस के लिए टाइम निकालूंगी, फ्लक्स निकालूंगी, और फिर उसके बाद उसका ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम करना शुरू करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विद केस 1। केस 1 जब मेरा जो लूप है, मैं इन पोजीशंस को कुछ नाम दे दे रही हूँ, जब हम ए पर पहुँचे, बी पर पहुँचे, सी पर पहुँचे और फिर हम डी पर पहुँचे, इस तरह से मैंने ये नाम दे दिया है। ओके, सबसे पहली चीज़ हमें जो दे रखा है वो ये है कि जब हम यहाँ से, लेट्स कॉल इट ओ, इसको ओ बुला लेते हैं, जब हम ओ से लेके ए तक जाएंगे, जब हम ओ से लेके ए तक ट्रैवल करके जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, हम डिस्टेंस एल कवर करेंगे, और जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम चल रहे हैं दैट वेलोसिटी इज़ वी। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ फॉर द वेरी फर्स्ट केस कि हमें कितना टाइम लगेगा, तो दैट टाइम विल बी t1 इज इक्वल टू एल अपॉन बी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से टाइम का वैल्यू कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर अगर हम फ्लक्स निकालते हैं फाई, पहले केस के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स होता है बी इंटू ए, है ना, या बी ए कॉस थीटा, वट एवर इट इज़। लेकिन अगर आप देखो तो ए वाली पोजीशन पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अभी तक है नहीं, और अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो है तो मेरा फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, एट पोजिशन ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कैपिटल ई से, तो मैं भी यहाँ पे ना कैपिटल ई ही लिखूँगी सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो ए बी सी डी वो जो है वो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे, क्योंकि बी इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ फॉर एरिया, तो मैं कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती कन्फ्यूजन की, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि ये फर्स्ट पोजिशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ पोजीशन है। सही है, तो जब आप ओ से फर्स्ट पोजीशन तक गए हो तो टाइम आपको लगा है L/V के बराबर। फ्लक्स जो है वो वहाँ पर बना नहीं क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। और अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस d∅/dt होता है, राइट, तो माइनस d∅/dt, तो माइनस d∅1/dt, तो ∅1 तो देखो ज़ीरो ही है, तो फिर वहाँ पे कोई चेंज भी नहीं है, तो E1 जो है वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़ीरो आ जाएगा जब हम 0 से लेकर 1 तक गए हैं, या फिर जहाँ से हमने टाइम काउंट करना शुरू किया है L/V तक, वहाँ तक कोई भी फ्लक्स नहीं है, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। ओके,
आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस की तरफ अगर हम जाएं, अब हमने फील्ड में एंट्री ले ली है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने एंट्री कर ली है। और अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाहूँ तो सबसे पहले मैं जो टाइम निकालूंगी वो सिर्फ यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके सेकंड तक का मैं टाइम निकालूंगी। लेकिन जब मैं टोटल टाइम की बात करूँगी तो वो पूरा यहाँ से ओ से ही माना जाएगा, ओ से या ज़ीरो से या ओरिजिन से, यहाँ से यहाँ तक का ही माना जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये जो इसका जो लेंथ है दैट इज़ l/2, तो इसमें कितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर अगर उसने यहाँ तक ट्रैवल किया है, यहाँ से लेकर अगर उसने यहाँ तक ट्रैवल किया है तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक अगर उसने ट्रैवल किया है तो वो l/2 ट्रैवल कर लिया होगा। तो l/2 और उसका स्पीड था v, तो l/2v आ जाएगा। लेकिन ये टाइम सिर्फ फर्स्ट से सेकंड तक जाने का है, लेकिन हम जब हर बार टाइम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसमें आप बस ऐड कर दो जो भी हमने पिछला टाइम निकाला था, मतलब प्लस l/v। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 3l/2v एंड दिस इज़ योर सेकेंड टाइम इंटरवल। जब आप फर्स्ट से सेकंड तक गए हो तो सेकंड पे जब आप पहुँचे हो तो ओ से कितना टाइम लगा है सेकंड तक, ओ से कितना टाइम लगा है सेकंड तक, ये वो वाला टाइम है, ठीक है, सेकंड पोजीशन तक। चलिए, उसके बाद जब मैं फ्लक्स की बात करती हूँ ना, फ्लक्स की जब मैं बात करती हूँ φ2, तो φ2 है हमारा b इंटू ए। बी ए कॉस थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर ले रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर जा रहा होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग द साइन मैं 180 डिग्री नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग इट टू बी cos 0, ठीक है, ओके। आप 180 डिग्री ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्राफ प्लॉट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कि वो पॉजिटिव एक्सिस पे जाएगा या नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। तो आई हैव टेकन इट टू बी 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा b इंटू ए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एरिया की, तो एरिया यहाँ पे है किसका, स्क्वायर लूप का, और स्क्वायर लूप का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा क्या, साइड का स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका जो फ्लक्स है दैट विल बी BL²/4। तो आई विल राइट इट हियर सेपरेटली। φ2 मेरा आ गया है BL²/4। नाउ अब जब मैं EMF की बात करती हूँ सेकेंड केस में, जब मैं EMF की बात करूँगी तो दैट इज़ -dφ/dt। फॉर्मूला यही होता है ना, चेंज इन फ्लक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, ΔΦ/Δt। और अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि पहले जो फ्लक्स था वो φ1 था, अभी फ्लक्स φ2 हो गया। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस कि φ2 - φ1 अपॉन ΔT, T2 - T1, इस तरह से, ऐसे ये सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास। तो अगर मैं φ2 की बात करूँ तो φ2 इज़ मेरा BL²/4, φ2 इज़ मेरा BL²/4। और φ1 तो देखो 0 था, डिवाइडेड बाय T2 - T1। T2 मेरा कितना है, 3l/2v माइनस T1 कितना था मेरा, l/v। तो बस मैंने यहाँ पे जो है T2 - T1 भी कर दिया है, एंड ये सारी चीज़ें इस तरह से अंदर आ जाएंगी ना। सॉल्व करना शुरू करेंगे हम थोड़ा सा इसको। तो E2 का जो वैल्यू मैं निकालूंगी दैट विल बी BL²/4, तो ये आया। उसके बाद नीचे जब आप LCM लेंगे और सारा कुछ सॉल्व करेंगे ना, तो यू विल फाइंड इट टू बी 3l - 2l, और ये आ जाएगा l/2v। और जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -BL²/4 इंटू 2v/l। और जब आप इन सबको कैंसिल करोगे ज़रा तो E2 का वैल्यू विल बी, एक l से ये चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एंड यू विल गेट इट टू बी BVL/2, और यहाँ पे एक आएगा नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड केस में जो EMF बन रहा था ये वो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में जो EMF था वो 0 था। सेकंड केस में जब टाइम हमारा हुआ कितना, 3l/2v, मतलब जैसे ही हमने एंट्री डाली है ना यहाँ पर, वैसे ही हमारा जो EMF है वो इतना बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, ओके। मैं ज़रा इसको थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ सो दैट इधर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मिक्स ना हो चीज़ें। तो ये मैंने जो किया है दिस इज़ फॉर द सेकंड केस, ये हमने सेकंड केस के लिए अपना कंप्लीट किया।
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस। अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस में अभी हम यहाँ से यहाँ चले गए हैं। तो देखो, जब आप फर्स्ट से सेकंड तक आए थे तो आपने जो ट्रैवल किया था दैट वाज L/2। अभी आप L/2 ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर चुके हो और ये टोटल ऑलरेडी L था। जब आप L/2 यहाँ तक कर चुके हो तो बचा हुआ अगैन L/2 ही है। तो मैं जब यहाँ लिखूँगी, ऑल्दो वो दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट आपको अपनी कैलकुलेशंस को ध्यान रखना है कि क्या मेजरमेंट्स थे क्या नहीं था, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा जहन में रखना है। तो हम कर रहे हैं केस 3। तो L/2 हम ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक चल चुके हैं L/2, तो बचा हुआ विल अगैन बी L/2। और अगर आप T3 निकालोगे तो पहले तो मैं जो टाइम कैलकुलेट करूँगी दैट विल बी फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, और जो मेरा टोटल टाइम रहेगा दैट विल बी फ्रॉम द पोजिशन O इटसेल्फ। तो पहले सेकेंड से थर्ड के लिए अगर मैं लिखूँ तो देखो L/2 तो डिस्टेंस बचा है, V से हम चल रहे थे, प्लस हम इसमें करेंगे अभी तक जितना टाइम हो चुका था। अभी तक सेकंड तक कितना टाइम हो चुका था, 3L/2V का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे जब हम टोटल टाइम निकालेंगे तो इट विल बी 4L/2V, या फिर अगर हम लिखें तो T3 आ जाएगा मेरा क्या, 2L/V। कुछ इस तरह से मेरे पास थर्ड पोजीशन के लिए टोटल टाइम आ जाएगा कि O से लेके थर्ड तक पहुँचने में हमें टाइम लगा है इतना। ठीक, ओके। नाउ इसके लिए ज़रा अब फ्लक्स निकालेंगे हम। phi3 अगर हम निकालें तो phi3 होता है B/A, ठीक है। और B तो अपना वही रहेगा, एरिया अपना वही हो जाएगा L²/4। L/2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये phi3 जो है, अगर आप देखो गौर से, तो जो phi2 आया था ना, जो phi2 आया था, कितना आया था phi2, BL²/4। और जो मेरा phi3 आया है, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देती हूँ, phi3 जो आया है मेरा दैट इज़ ऑल्सो BL²/4। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि अभी 2 से लेके 3 तक जब आप गए हो, सेकंड से थर्ड पोजीशन तक अगर आप गए हो, तो आपका जो फ्लक्स है वो सेम रहा है। अगर फ्लक्स ही सेम रहा है, अगर फ्लक्स में चेंज ही नहीं हुआ है, तो क्या कोई EMF इस केस में इंड्यूस होगा? आप खुद बताओ, क्या कोई EMF इस केस में इंड्यूस होगा? तो अगर आप -dφ/dt करते हैं, या फिर आप ये करें माइनस फाइनल phi3 माइनस phi2/T3 - T2, तो phi3 और phi2 तो देखो सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे E3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो E3 का वैल्यू विल बी कितना, 0 हो जाएगा E3 का वैल्यू। तो थर्ड केस में हमारा जो इंड्यूस्ड EMF है दैट विल ऑल्सो बी कितना, 0। और अगर इंड्यूस्ड EMF हमारा 0 आ गया है तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं फोर्थ केस के लिए, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी थर्ड केस तक वाली कंप्लीट हो गई। फर्स्ट केस किया, सेकंड केस किया, थर्ड केस किया, और फोर्थ केस में अब हम फाइनली बाहर आ रहे हैं। तो बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे फोर्थ केस के लिए केस 4। फोर्थ केस के लिए देखो, अगर मैं टाइम निकालूंगी तो अगैन मैं L/2 डिस्टेंस चल के आई होंगी। तो फोर्थ केस के लिए मैं टाइम निकालूंगी T4। तो देखो, पहले तो मैं थर्ड से लेके फोर्थ तक के लिए कितना टाइम आया है, दैट विल बी L/2V। लेकिन हमें पूरा टाइम तो काउंट करना है O से ना, तो अभी तक जितना टाइम हुआ था कितना हुआ था, 2L/V। तो बस उससे हम इसको ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास T4 आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू कितना, 5L/2V। कुछ इस तरह से जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास T4 आ गया। अब बात आती है फ्लक्स की, तो फ्लक्स होता है B/A। अब आप फोर्थ पोजीशन पर ये देखें कि क्या यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो phi4 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो फोर्थ केस के लिए मेरा जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। लेकिन फ्लक्स का चेंज तो देखने को मिलेगा हमें थर्ड से फोर्थ तक जाने में, तो इसीलिए अगर हम EMF निकालेंगे E4, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो माइनस जो भी मेरा phi4 है माइनस जो भी phi3 है डिवाइडेड बाय T4 माइनस T3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो phi4 का जो वैल्यू है, तो phi4 का वैल्यू तो देखो 0 है,
माइनस फाई थ्री का वैल्यू कितना था, फाई थ्री का वैल्यू इज़ बी एल स्क्वायर बाय फोर, बी एल स्क्वायर बाय फोर divided by T4 minus T3. What is T4? T4 is 5L upon 2V minus what is T3? T3 is 2L by V. T3 is 2L by V. चलो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट। तो माइनस माइनस तो देखो इधर प्लस हो जाना है, बी एल स्क्वायर बाय फोर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे थोड़ा हम LCM ले लेते हैं एंड दैट विल बी 5L माइनस 4L, मतलब कि L ही बनेगा। और अगर आप E4 यहाँ निकालते हैं तो दिस विल बी बी एल स्क्वायर बाय फोर इंटू 2V बाय L। चीज़ें कुछ कैंसिल होंगी ज़रूर से, तो E4 विल बी यहाँ पे एक L से एक L चला जाएगा और हमारे पास आएगा BVL डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, BVL डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है क्या, E4। बस इतना अभी इनफ है हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो E2 वॉज माइनस BVL बाई 2 एंड दिस इज़ प्लस BVL बाई 2। एक चीज़ हमें ये देखने को मिल गई है। और अब अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो हम प्लॉट करेंगे फ्लक्स को और EMF को। तो चलिए प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। टाइम पीरियड्स का बहुत ख़ास ख्याल रखना है हमें। तो सबसे पहले जो है मैं ज़रा वाई एक्सिस बना देती हूँ। ये मैंने बना लेनी है वाई एक्सिस, ठीक है। और इधर मैं बनाऊँगी एक्स एक्सिस कुछ यूँ, और ये 2 बार मैंने बना रही हूँ क्योंकि मुझे फ्लक्स और EMF के लिए सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ ऐसा। चलिए अभी इसके बाद क्या करेंगे हम, टाइम के इंटरवल्स थे कुछ, तो टाइम के इंटरवल्स के लिए मैं ज़रा मार्किंग कर लेती हूँ। तो लेट्स से कि इतना मेरा जो है ये L/V है, T1 वॉज मेरा L/V ना, वेयर इज़ माई T1 या L/V। T2 कितना है मेरा 3L/2V, T2 इज़ मेरा 3L/2V। फिर उसके बाद T3 इज़ हाउ मच, T3 इज़ 2L/V, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप रेलेवेंट वैल्यूज़ जो भी हैं आप उनको मार्क करेंगे, उनकी जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमने इसीलिए वैल्यूज़ निकाली थी टाइम की भी। और T4 है हमारा 5L/2V, 5L/2V, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, है ना। चलिए इसी को टाइम की वैल्यू को ही मैं नीचे भी ज़रा कॉपी कर देती हूँ। तो मैं अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन डालना चाह रही हूँ सो दैट मेरा टाइम का जो सेपरेशन है ना वो एक क्लैरिटी से बना रहे, इस तरह से कुछ, यस लाइक दिस। तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ग्राफ को प्लॉट करना, ठीक है। आप चाहें तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट, लेकिन आई एम प्रेफरिंग इट टू ड्रॉ इट टुगेदर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ था मेरा टाइम L/V, ये टाइम हुआ था मेरा 3L/2V, ये हुआ था 2L/V एंड देन ये हुआ था 5L/2V, जो भी 4 केसेस हमने समझे थे। इधर जो मैं मार्क कर रही हूँ दैट मार्किंग इज़ फॉर फ्लक्स फाई, एंड इधर जो हम मार्क कर रही हैं दैट इज़ फॉर इंड्यूस्ड EMF। सही है, ओके। नाउ 0 से लेके L/V तक, मतलब ये 0 वाली पोजीशन से लेके L/V तक, मतलब कि ये फर्स्ट सिचुएशन तक जब हम गए तो क्या हमें फ्लक्स में कुछ देखने को मिला, फ्लक्स वॉज 0। EMF हमें देखने को मिला नहीं, इट वॉज 0। तो लेट मी जस्ट मार्क दैट हियर, 0 0 ही था, तो आई विल जस्ट मार्क इट लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से मैं यूँ कुछ मार्क कर दूँगी। इसको थोड़ा सा और बेटर दिखाने के लिए लेट मी जस्ट इसका जो भी जस्ट रिड्यूसिंग इट्स साइज सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ जी, ये सही है अभी।
ज़ीरो से लेके L बाई वी तक के लिए हमारा जो फ्लक्स था वो ज़ीरो था। इनफैक्ट हमारा इंड्यूस्ड EMF भी ज़ीरो ही था, ज़ीरो से लेके L बाई वी तक के लिए, लाइक दिस। सही है, ओके। फिर जब हम L बाई वी से 3L बाई 2V तक गए, मतलब हम जब फर्स्ट से सेकंड पोजीशन तक गए, जब हम फर्स्ट से यहाँ से सेकंड पोजीशन तक गए हैं, तो व्हाट वी सॉ वाज कि देयर वाज अ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स था वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ EMF का वैल्यू भी था। जब आप फर्स्ट से सेकंड में जा रहे होगे तो आप इसे इमेजिन करो ना थोड़ा, कि जब आप जा रहे होगे तो पहले ये एंटर करा होगा, ये वाला पार्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर जाकर ये पूरा जो पूरा का पूरा लूप है वो यहाँ पर आया होगा। तो फर्स्ट से लेके सेकंड तक, मतलब कि जो भी मेरा टाइम था L बाई वी से लेके 3L बाई 2V तक, वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स बढ़ता गया होगा, एंड जब अल्टीमेटली हम 3L बाई 2V तक पहुँचे होंगे तब मेरा फ्लक्स BL स्क्वायर बाई 4 हुआ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके सेकंड तक मेरा फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था। तो जब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था, L बाई वी पे तो नहीं था, लेकिन 3L बाई 2V तक पहुँचते तो वो बिल्कुल ही एकदम BL स्क्वायर बाय 4 हो गया था ना, BL स्क्वायर बाय 4 हो गया था। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ऐसा तो नहीं है वो एकदम से बढ़ा, थोड़ा सा लूप एंटर करा, फिर करा, जब वो पूरा लूप एंट्री कर गया तब उसके बाद जाकर वो एक सर्टेन वैल्यू पर पहुँचा था, और वो वही वैल्यू मैंने आपको इस तरह से ऐसे दिखाई हुई है फ्लक्स के लिए, ओके। फिर उसके बाद जब हम देखें अभी मैं फ्लक्स को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, 3L बाई 2V से 2L बाई वी तक, मतलब कि सेकंड से थर्ड पोजीशन तक जब आप गए हो तो सेकंड से थर्ड पोजीशन के टाइम पर फ्लक्स बिल्कुल सेम रहा है। सेकंड पे भी BL स्क्वायर बाई 4 था, थर्ड पे भी BL स्क्वायर बाई 4 था, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, एंड फ्लक्स वॉज एट इट्स मैक्सिमम पोजिशन, इस पोजीशन पर था वो। और ये जो पोजीशन है, आई एम जस्ट मार्किंग दैट पोजीशन टू बी, वो जो पोजीशन है आई एम मार्किंग दैट पोजीशन टू बी, ये जो पोजीशन आई है यहाँ से ये जो पोजीशन आई है, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट BL स्क्वायर बाय 4, लाइक दैट। इस तरह से हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ओके। 2L बाई वी वाली जो सिचुएशन है वो थर्ड केस की सिचुएशन है, और अब आप मुझे खुद बताएं, जब आप थर्ड से फोर्थ में लूप को लेकर जाओगे धीरे धीरे, तो लूप धीरे धीरे ना बाहर निकलना शुरू होगा धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली फिर वो पूरा बाहर आएगा। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होगा, फ्लक्स में एक डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, एंड फाइनली जब वो पूरा बाहर आ जाएगा तब फ्लक्स जाकर ज़ीरो होगा। तो वो जो डिक्रीज़ भी हुआ है वो एकदम से तो डिक्रीज़ नहीं हुआ, धीरे धीरे ही तो हुआ है ना ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन। तो जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ओके। तो कुछ इस टाइप का जो है वो हमें ग्राफ देखने को मिलेगा फॉर द फ्लक्स। उसके बाद EMF पे आते हैं। L बाई वी से 3L बाई 2V तक, L बाई वी से 3L बाई 2V तक, अगर हम यहाँ देखें L बाई वी से 3L बाई 2V तक, तो सिचुएशन जो है वो वही है कि हम फर्स्ट से सेकंड वाली सिचुएशन पे गए हैं ना। फर्स्ट से सेकंड सिचुएशन पे जब आप गए थे तो आपका जो EMF था दैट वाज -BVL/2, ठीक है, -BVL/2। तो -BVL/2 जो है वो नेगेटिव में है, तो आई विल जस्ट मार्क इट हियर -BVL/2, इस तरह से। एंड देन उसके बाद 3L/2V से 2L/V तक, मतलब कि जो थर्ड केस था वहाँ पे हमारा EMF 0 आ रहा था, तो अगैन इट वाज 0 लाइक दिस। और फिर उसके बाद फाइनली फोर्थ सिचुएशन में फाइनली क्या आ रहा था, BVL/2। जब वो बाहर निकल आया तो इट वाज BVL/2। तो जितना नीचे रखेंगे डिवीजन उतना ही ऊपर रखेंगे, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। एंड लेट मी जस्ट मार्क दैट हियर, यहाँ जो मार्किंग आप करोगे दैट विल बी कितना, -BVL/2, और इधर जो करोगे आप दैट विल बी +BVL/2 लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा बस आप ज्वाइन कर दो,
तो ये सिचुएशन जो है वो रहेगी हमारे पास। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन करना था। इट वाज क्वाइट अ लेंदी क्वेश्चन और अभी एक क्वेश्चन और बचता है जो और वाले पार्ट में आया था, तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, बहुत अच्छे से करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।